नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो 10 सवाल जो होंगे आपके लिए आने वाली सभी परीक्षाओं में उपयोगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन है आपके लिए, थोड़ी ठोकर थोड़ा दर्द, ये भी तेरा इम्तिहान है। जो हार गया वो टूट गया, जो डटा रहा वे ही महान है। दोस्तों, अक्सर परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो उससे पहले की तैयारी बहुत मायने रखती है, और मायने रखता है कि आपने किस जुनून के साथ उस तैयारी को किया है। अगर आपने लगातार सतत प्रयास करते रहे हैं, बिल्कुल भी अपने मार्ग से नहीं डिगे हैं, तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और लगे रहिए अपनी तैयारी में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन में कितनी कमी करने का लक्ष्य किया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, COP21, जिसे हम पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जानते हैं, क्लाइमेट डील, जो 2015 में हुई और कहाँ पर हुई, तो पेरिस में हुई। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है और किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लाइमेट डील हुई जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के नाम से जानते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपना कार्बन जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन उसको कम करेगा। क्या करेगा? उत्सर्जन कम करेगा। लेकिन कितना कम करेगा, ये लक्ष्य उसने निर्धारित किया, और लक्ष्य उसका था कि 2005 की तुलना में 2030 तक, यानी जब 2030 का वर्ष आएगा, जब तक वो 43% उत्सर्जन को कम करेगा, की कमी कर लेगा, ऐसा उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन अब उसने अपने इस लक्ष्य को बदल दिया है। क्या कर दिया है? बदल दिया है। अब लक्ष्य क्या हुआ? बदला गया है। और बदला हुआ लक्ष्य क्या है कि 2005 की तुलना में अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो 2005 की तुलना में 2035 तक, यानी 30 से कितना बढ़ा दिया है? 35 कर दिया है। अब 43% ने उसको बढ़ाकर 62% की कमी कर दिया है। यानी उसने कहा है, पहले जो हम 2030 तक 43% की कमी करने वाले थे, अगर हम इसको 2035 तक का लक्ष्य रखेंगे तो इसमें 62% की क्या करेंगे? कमी कर देंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। और ये घोषणा किसने की है? तो इस बात की घोषणा जो इनके प्रधानमंत्री हैं, पीएम एंथनी एल्बनीज ने इसकी घोषणा की है। एल्बनीज ने इसकी हाल ही में घोषणा की है। तो एल्बनीज द्वारा बताया गया, हम ऐसा करने जा रहे हैं। चलिए, अगर मैं आपको बात बताऊं इसकी पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न की, तो जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में आज तक कौन कौन से प्रयास हुए, हम ये देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो सबसे पहला प्रयास 5 जून 1972 को हुआ। कब हुआ? 1972 को। कहाँ पर? तो यहाँ पर हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन ये किसके लिए था? तो ये पर्यावरण के लिए पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसे स्टॉकहोम जो किसकी राजधानी है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये पहला सम्मेलन होता है, जिसे हम पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसीलिए 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन ही ये सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके बाद अगला जो प्रयास हुआ वो 1992 में हुआ। 1992 में एक समिट होती है। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो ये ब्राजील में है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में
एक समिट होती है जिसे हम पृथ्वी समिट के नाम से जानते हैं, या जिसे पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब इस सम्मेलन में ही क्या हुआ, 1992 में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन, चलिए फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना होती है। और इसमें ये निश्चय किया जाता है कि हर साल में जो इसके सदस्य देश हैं वो सब मिलेंगे, बैठेंगे और क्या करेंगे, एक सबमिट करेंगे और ये निर्णय लेंगे कब तक पर्यावरण पर या जलवायु परिवर्तन पर हम कितनी आगे बढ़े हैं या आगे बढ़ना है। तो इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ कोप फर्स्ट, जो बर्लिन में हुआ। कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन हुआ। कौन से साल में हुआ? तो 1995 में हुआ। इसके बाद जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग थी वो थी COP 3, जो क्योटो जापान का एक शहर है, वहां पर हुआ। क्योटो जापान में इसका आयोजन हुआ और इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से हम इसको जानते हैं और इसका आयोजन 1997 में हुआ। क्या भारत में इसका कभी आयोजन हुआ? जी बिल्कुल हुआ। तो COP 8 का आयोजन भारत में हुआ। कब? तो 2003 में इसका आयोजन नई दिल्ली में कराया गया। इसके बाद इसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग COP 21 जो 2015 में हुई, जिसे हम पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जानते हैं। पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है। इसी में हमारे भारत की ओर से PM मोदी और प्लस फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। फ्रांस ने मिलकर क्या किया, एक संगठन बनाया जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, ठीक। तो ये पूरे प्रयास थे जो आज तक इसके बारे में किए गए, ठीक है। चलिए, तो वैश्विक बदलाव में क्या हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लंबे समय से प्रति व्यक्ति उच्चतम कार्बन क्या किया है? प्रति व्यक्ति उच्चतम कार्बन के उत्सर्जकों में से एक रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही हायर लेवल पर कार्बन का उत्सर्जन करता रहा है। प्रति व्यक्ति क्या कि एक आदमी के बंटवारे में अगर पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर कार्बन उत्सर्जन कितना होता है उस देश का बांटा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति के हिस्से में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा काफी अधिक आती है, ठीक है। कोयला और जीवाश्म ईंधन में इसकी निर्भरता वैश्विक लक्ष्यों की विपरीत रही है, ठीक है। क्योंकि कोयला उत्सर्जन में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर आता है, बहुत सारा कोयला यहाँ से उत्सर्जन मतलब निकाला जाता है। तो वैश्विक लक्ष्यों में विपरीत रहा है। नया लक्ष्य डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन को कम करने की दिशा में गंभीर प्रतिभा का संकेत है। यानी ऑस्ट्रेलिया अब समझ रहा है कि उसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में भविष्य में ही चेतावनी दी गई है कि ऑस्ट्रेलिया को सामना करना होगा, बड़ी चेतावनी होगा, जिसमें अधिक बार और भीषण जंगल में आग। ऑस्ट्रेलिया में आपने पिछली बार भी बहुत भयंकर आग देखी थी जंगलों में। लंबे समय तक चलने वाला सूखा। ऑस्ट्रेलिया की वैसे ही 70% जो भूमि है वो क्या है? मरुस्थल है। और उसमें और भी अगर सूखा पड़ने लगा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता की बात है। समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, कृषि जैव विविधता, सार्वजनिक स्वास्थ्य में गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, ऐसा कहना है इनके बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा जो अभी कम करने वाला है। अगर हम मैप की बात करें तो मैप में अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत से हम किधर जाते हैं? तो मैंने मैप देखना आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। क्या सिखाया? मैप देखना। भारत में हम क्या लगाएंगे? एक प्लस का निशान बनाएंगे। इसकी राइट साइड पूर्व और इसकी लेफ्ट साइड पश्चिम होगा। ऊपर
उत्तर, नीचे दक्षिण होगा। तो भारत के कहां पर है, साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूर्व में एक महाद्वीप स्थित है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बारे में क्या है कि ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है, सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी वह है विल्हेम पर्वत। क्या है, तो विल्हेम पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसका सबसे बड़ा जो देश है, यहाँ का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, देश है। देश के नाम पर ही महाद्वीप का नाम पड़ गया, क्योंकि सबसे बड़ा देश यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। अब यहाँ हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है, यानी सर्वोच्च चोटी ऑस्ट्रेलिया की कोजी ऑक्सी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। अगर बात करूं इस महाद्वीप के सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश नोरू है। कौन सा है, तो नोरू यहाँ का सबसे छोटा देश है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है, तो यहाँ की राजधानी कैनबरा है, ठीक। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। इसके पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से हम जानते हैं। तो ये इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ समुद्र में एक संरचना पाई जाती है, कोरल की बनी संरचना, ठीक है, यानी कोरल की बनी संरचना पाई जाती है, इसीलिए इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। बैरियर रीफ यानी समुद्र के अंदर एक ऐसी संरचना बनी है जो कोरल के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है। आपने देखा होगा कई बार समुद्र में लोग क्या करने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। कई बार फिल्मों में भी आपने देखा होगा, मुंह पे मास्क लगाकर नीचे रंग बिरंगे कुछ पौधे आपको दिखाई देते हैं, वो कोरल है, ठीक है। और उनसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी संरचना यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ इतनी लंबी ये संरचना है जैसे मानो कोई पर्वत श्रृंखला हो, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कोजी ऑक्सी, और इसका सबसे निचला बिंदु, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला बिंदु कौन सा है, तो इसका सबसे निचला बिंदु उसका नाम है आयर झील। आयर झील इसका नाम है। और आयर झील कैसी है, तो ये खारे पानी की झील है और ओशिनिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ओशिनिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, बड़ी झील है, ठीक है। तो 7 महाद्वीपों में से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसकी सबसे बड़ी झील क्या हुई, तो ओशिनिया हुई। ऑस्ट्रेलिया में 2 खाने पाई जाती हैं, सोने की खाने। ऑस्ट्रेलिया की सोने की खाने जो प्रसिद्ध है की खाने वो कौन सी हैं, तो यहाँ पर 2 हैं, कुलगार्डी और काल गुर्डी, ठीक है। काल गुर्डी और कुलगार्डी 2 सोने की खाने यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो आपको सारी बातें ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने बता दी। 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप। अब 7 महाद्वीप कौन से हैं, तो ये वाला महाद्वीप है आपका साउथ अमेरिका, ये वाला महाद्वीप हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये वाला महाद्वीप आपका यूरोप, और यूरोप के नीचे ये वाला महाद्वीप आपका हो गया अफ्रीका। ये जो बचा है ये क्या है, ये है आपका एशिया
और ये वाला महाद्वीप आपका हुआ ऑस्ट्रेलिया। नीचे वाला जो आपको व्हाइट व्हाइट वाला क्षेत्र दिख रहा है ये है आपका अंटार्कटिका, और जो ऊपर ये वाला क्षेत्र है व्हाइट वाला, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, तो 7 महाद्वीप हुए। पहला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आर्कटिक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं। अच्छा, उससे पहले रिवीजन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल के अनुसार 2014 में भारत सौर ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर 400% की वृद्धि हमने कर ली है। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि की है? तो यहाँ पर हमने 400% की वृद्धि की है। हाल ही में तलाश पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये एनिस्टेस प्लस यूनिसेफ के द्वारा शुरू की गई। हाल ही में ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो जो कुंभ हुआ अभी उत्तराखंड में हरिद्वार में, वहां पर जो फर्जी बाबा थे यानी दूसरे धर्म का भेष बदल कर वहां आए हुए थे, तो उनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये प्रोजेक्ट चलाया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुष्टि किसने की है? अभी क्या हुआ है, जो हमारा दक्षिण कोरिया है, क्या है? दक्षिण कोरिया, और जिसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी सियोल है, सियोल। इसका एक पड़ोसी राज्य है या पड़ोसी देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। अब ये जो नॉर्थ कोरिया है ये चीन का पालतू देश मान लीजिए। जैसे पाकिस्तान को बनाया हुआ है, उधर चीन ने किसको बनाया हुआ है? नॉर्थ कोरिया को बनाया हुआ है। और नॉर्थ कोरिया के पास क्या है? तो नॉर्थ कोरिया के पास है परमाणु हथियार। परमाणु हथियार किसके पास है? नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया से डरा हुआ रहता है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया ने क्या कहा है कि दक्षिण एक कोरिया और अमेरिका ने मिलकर कहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप से हम परमाणु हथियारों का निशस्त्रीकरण यानी कमी कर देंगे या उनको हटा देंगे, या जो उनका डर है उसको खत्म कर देंगे, ऐसा अमेरिका ने कहा है। अमेरिका जो अपने फायदे के लिए किसी पर भी परमाणु बम डालने के लिए तैयार रहता है, दूसरों देशों के पास नहीं चाहता कि परमाणु हथियार बने रहे। अमेरिका भी कांपता है नॉर्थ कोरिया के नाम से। ठीक है, तो अभी कहां पर हुआ है? ये हुआ है साउथ कोरिया में, ये डिसीजन लिया गया है। परमाणु निशस्त्रीकरण योजना का विवरण एक बार देख लेते हैं। तो जो यहाँ की राजधानी है सियोल में बोलते हुए वी सुंग लेक। वी सुंग लेक कौन है? तो ये हमारे जो साउथ कोरिया के, जो हमारा साउथ कोरिया है उसके क्या है? ये सुरक्षा सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जैसे हमारे कौन है? जैसे हमारे अजीत डोभाल हैं, ऐसे ही ये यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इन्होंने कहा कि 3 स्तरीय योजना प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य उत्तर कोरिया, मैंने क्या कहा था, इनको किससे डर लगता है? उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइली क्षमताओं को कम करना है और क्षेत्रीय सुरक्षा को कूटनीतिक जुड़ाव सुनिश्चित करना है। यानी जब तक नॉर्थ कोरिया के पास हथियार रहेंगे, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन, वो कभी भी परमाणु बम साउथ कोरिया पर डाल सकता है। ऐसा डर हमेशा साउथ कोरिया को बना हुआ है। वो कैसा शासक है? जब यहाँ पर कोरोना हुआ था तो उसने क्या किया? उसने जिसको कोरोना हो गया उसको ही टपका डाला, यानी आदमी खत्म तो बीमारी खत्म। ये ऐसा है किम जोंग उन। 3 स्तरीय योजना बनाएगी। प्रारंभिक रोकथाम, पहले ही सबसे क्या किया जाएगा? प्रारंभिक रोकथाम की जाएगी। तत्काल प्राथमिकता से उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोका जाएगा, यानी वो और आगे इसमें ना बढ़ सके ऐसी व्यवस्था की जाएगी। विश्वास निर्माण का उपाय किया जाएगा। संवाद के माध्यम यानी बातचीत के माध्यम से तनाव को कम किया जाएगा, बिना राष्ट्रीय सुरक्षा या प्रतिरोध क्षमता को कमजोर किए, यानी जिससे किसी राष्ट्र की क्षमता कमजोर ना हो, ऐसे संवाद के द्वारा तनाव को कम किया जाएगा। अंतिम परमाणु निशस्त्रीकरण, और अंत में क्या किया जाएगा? दीर्घकालीन लक्ष्यों के उत्तर कोरिया के पूरे परमाणु शस्त्रागार यानी जितने भी परमाणु हथियार नॉर्थ कोरिया ने बनाए हैं अंतरराष्ट्रीय सत्यापन के साथ
समाप्त कर दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है नॉर्थ कोरिया ऐसा करेगा जिसने अपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था इसी बात पर खत्म कर दी कि वो से परमाणु हथियार बनाने हैं, तो क्या वो खत्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ये डर किसका भी है? तो ये डर होता है अमेरिका का भी, क्योंकि साउथ कोरिया के पास में तो है नॉर्थ कोरिया, वहां तो उसको डर है ही है। लेकिन अमेरिका भी इस बात से घबराता है कि क्या पता किसी दिन किम जोंग उन की ट्रंक गई और वो अमेरिका पर ही बम दाग दे। अमेरिका इस बात से बहुत घबराया हुआ रहता है। चलिए, दोनों ने अभी क्या किया है, दोनों ने मिलकर समझौता किया है कि भैया नॉर्थ कोरिया के परमाणु बम को कम किया जाए। बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया कहाँ पर है? तो चाइना के पूर्व में स्थित एक देश है जिसे हम नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम कोरियाई पेनिनसुला, यानी कोरियाई प्रायद्वीप, कोरियाई प्रायद्वीप बोलते हैं। और इसके जो दो हिस्सों में बटा हुआ, ऊपर वाला हिस्सा जो उत्तर की तरफ है वो उत्तर कोरिया, और जो नीचे की तरफ है दक्षिण में वो है दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसके सामने क्या है? इसके सामने ये हो गया जापान, और इसके पश्चिम में हो गया चीन। ठीक है, अब ये जो दोनों दो देश हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये बीच में इनके साथ सीमा बनती है। तो सीमा किस अक्षांश पर बनती है? तो ये 38 डिग्री पैरेलल, इसको बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल, यानी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो इनके बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश कितनी? 38 पैरेलल इनके बीच में सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा कोरियाई वॉन्ग है, कोरियाई वॉन्ग यहाँ की मुद्रा हुई। चलिए, हाल ही में टाइम्स 100 क्रेडिटर की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये जो बनी है उनका नाम है, पहली जो टॉप 100 में शामिल हुई है, प्राजक्ता कोहली हुई है। प्राजक्ता कोहली को इनमें शामिल किया गया है। जुलाई 2025 की ताजा फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो 133 है। हाल ही में तेलंगाना को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बैटरी निर्माण के क्षेत्र में इनको अभी सम्मानित किया गया है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच कब विदेश मंत्रालय पूर्व परामर्श प्री फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट ने व्यापार वार्ता को पुनः शुरू करने का निर्णय किया? तो अभी भारत और कनाडा के बीच फिर से क्या हुए हैं? संबंधों में सुधार हुआ है। और दोनों देश अब क्या कह रहे हैं? दोनों देश अब कह रहे हैं कि हम रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और खनिज के क्षेत्र में, तो किसमें? रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में हम क्या करेंगे? अपने सहयोग को बढ़ावा करेंगे, सहयोग बढ़ाएंगे, ऐसा समझौता किया है। सहयोग बढ़ाएंगे ऐसा समझौता किया है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि अब से पहले क्या था? अब से पहले यहाँ पर जो पूर्व यहाँ के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो के समय भारत और कनाडा के जो बीच के संबंध थे वे काफी खराब हो चुके थे। और उसका कारण क्या था कि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार बनी हुई थी, बाकी अभी उन्हीं की पार्टी की सरकार है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने भारत के बीच जो संबंध खराब किए उसका खामियाजा भी उनको चुनाव में भुगतना पड़ा, और उनकी पार्टी ने ही उन्हें अपने पद से हटा दिया। अब वे क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि वहां पर एक सिख पार्टी है जिसका समर्थन से वो सरकार चल रहा थे, और वो पार्टी किसकी है? जो खालिस्तानी भारत विरोधी संगठन है उसकी सपोर्टर रही है। तो उसके सपोर्ट के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ संबंध खराब कर दिए थे। भारत के साथ संबंध कितने खराब हुए थे, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत और कनाडा के बीच जो सहयोग था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। अब इसको दोबारा से शुरू किया गया है, क्योंकि जो अभी कनाडा के पीएम हैं जिनका नाम है मार्क कार्नी
ये इन्होंने किसका आयोजन किया था, तो G7 का आयोजन किया गया। G7 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये कनाडा में आयोजन किया गया। ये वही G7 है जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप बीच में छोड़कर चले गए थे और उन्होंने आसिफ मुनीर को अपने यहाँ बुलाकर भारत के प्रधानमंत्री को भी फोन किया था कि आप भी यहाँ होकर जाना, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया ऐसा अपने पास फालतू टाइम है नहीं, समझे। ठीक है, तो ये वही G7 है। तो G7 में हमारे जो पीएम मोदी गए थे और पीएम मोदी यहाँ पर किससे मिले, तो मार्क कार्नी से इनकी बातचीत हुई और दोनों के बीच में संबंध सुधारने की शुरुआत होती है। अब इसका हमें क्या दिख रहा है, नतीजा अभी देखने को सामने मिला है। तो दोनों देशों ने कहा है कब कि 19 सितंबर को हमने ये साइन कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, दोनों देश अपने आपस में अपने रिश्तों को सुधार लेंगे। ठीक है, तो ये भारत और कनाडा के बीच में दोबारा से रिश्तों में गर्माहट आ चुकी है। चलिए, तो सहमति की पर वार्ता क्या हुई है ये भी देख लेते हैं। तो वार्ता के प्रमुख रूपरेखा क्या रही, तो विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और कनाडा के निम्नलिखित क्षेत्रों पर पुनः बातचीत सक्रिय रहा। व्यापार और अर्थव्यवस्था, रुकी हुई वार्ताओं को दोबारा से शुरू किया जाएगा। बाजार को बेहतर पहुंच और शुल्क रियायतों की संभावनाएं उनको बढ़ाया जाएगा। मिशन वाणिज्य दूतावास के विनिमय क्षमता संबंधी समस्याओं को दूर किया जाएगा। यानी जस्टिन ट्रूडो के समय जो सारी बातें रुक गई थी उनको दोबारा से शुरू किया जाएगा। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है, तो रक्षा सहयोग पर वार्ता फिर से बहाल की गई है। कानून प्रवर्तन और सुरक्षा को बढ़ावा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा। अब हुआ क्या था, जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी तो वहां पर एक आतंकवादी था जिसका नाम था निज्जर की हत्या हुई। तो कनाडा ने आरोप लगाया इसकी हत्या भारत ने की है और भारत अपने दुश्मनों को क्यों छोड़ेगा, लेकिन भारत ने कभी जिम्मेदारी ली नहीं। अब जिम्मेदारी नहीं ली तो कनाडा में इस बात के लिए सिखों की जो पार्टी थी उसमें काफी उबाल था। उसका प्रेशर किस पर था, जस्टिन ट्रूडो पर था। जस्टिन ट्रूडो ने ये बात घुमाना शुरू किया जिससे भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए। ठीक है, तकनीक हस्तांतरण पर यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात की गई। अब क्या हुआ, खनिज और ऊर्जा के मामले में लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ जैसे खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग किया जाएगा। नागरिक परमाणु क्षेत्र में भी क्या साझेदारी की गई है। हरित ऊर्जा समाधानों पर संयुक्त शोध किया जाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी क्या किया गया है, दोनों ने बात को आगे बढ़ाया है। बात करें कनाडा की, तो कनाडा हमारा नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। क्या देश है, तो ये हमारा हुआ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, इसमें जो आपको ग्रीन रंग का ये क्षेत्र दिख रहा है इसका नाम है, क्या नाम है, तो इसका नाम है कनाडा। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है कनाडा। तो किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप हुआ इसका नॉर्थ अमेरिका। कनाडा की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश, तटरेखा यानी जिसके पास समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है विश्व में, उसका नाम है कनाडा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व का रूस के बाद सबसे बड़ा दूसरा देश, सबसे बड़ा दूसरा देश भी कौन है, तो कनाडा ही है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, लैंड ऑफ लिलीज। लैंड ऑफ लिलीज उसका दूसरा नाम है, लैंड ऑफ लिलीज इसका दूसरा नाम है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर जो देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान नंबर 1 में है और कजाकिस्तान के बाद दूसरा नंबर आता है किसका, यूरेनियम का, कनाडा का। और यूरेनियम में यहाँ पर एक झील है जिसे हम अथाबास्का झील के नाम से जानते हैं। अथाबास्का झील के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर है, तो ये रही अथाबास्का झील। ठीक है, तो यहाँ पर ये झील है, यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर जो दूसरी झील है जिसका नाम है विनीपेग। विनीपेग झील, और इसी के किनारे शहर है विनीपेग। विनीपेग शहर भी इसी झील के किनारे है।
और विनिपेग में क्या है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ये हुआ कनाडा के बारे में। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ओटावा यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा डॉलर है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं तो वो मार्क कार्नी अभी बने हैं। ठीक है, अथाबास्का झील मैंने बता दिया, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और विनिपेग झील भी मैंने आपको बता दिया। ये हुई सीमा अमेरिका और कनाडा के बीच। इसको बनाने किससे बनती है, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये सीमा का निर्माण किया जाता है। इनके बीच में कितनी झीलें हैं, तो यहाँ पर आपको 5 झीलें देखने को मिलेगी, जिनका नाम है ग्रेट 5 लेक्स। तो कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो इनका क्रम भी आप लिख लीजिए। सबसे पहले आती है लेक सुपीरियर, सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, मिशिगन, ठीक है, मशीन गन नहीं है, मिशिगन है, ठीक है, मिशिगन, और उसके बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, उसके बाद इरी, और उसके बाद ओंटेरियो, ओंटेरियो। ये पांचों झीलें कहाँ पर है, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। जिसमें से ये मिशिगन है, ये कैसी है, ये अमेरिका में है, पूरी तरह से अमेरिका में। इन पांचों में से स्थित झील कौन सी है, तो मिशिगन है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, तो गणेश उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथियों और मनुष्यों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना, तो गज मित्र हमारे असम राज्य ने चलाई है। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। तो कब, 5 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में डेनियल कैटेज को आईएमएफ के किस पद के लिए प्रस्तावित किया गया है, तो डेनियल कैटल को, जो हमारी आईएमएफ की हेड है, आईएमएफ की हेड, जिसका नाम क्या है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जॉर्जिवा, ये क्या है, आईएमएफ की हेड है। ठीक है, आईएमएफ जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। सम्मेलन के दौरान किसकी स्थापना हुई, तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी। आईएमएफ जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसकी फुल फॉर्म है, और विश्व बैंक इसके हम जानते हैं। इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं, तो ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। इन दोनों का ही मुख्यालय कहाँ पर है, तो इन दोनों का ही मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी यानी कोलंबिया में है। वॉशिंगटन जो पोटोमैक नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित देश, राज्य है, तो यहाँ पर इनका मुख्यालय है। अब इन्होंने कहा है कि जो आईएमएफ का सेकंड मोस्ट पद है, यानी टॉप सेकंड, दूसरा सर्वोच्च पद जो है, उस पर क्या कौन बनेंगे, तो जो डेनियल कैटेज हैं, ये डेनियल कैटेज बैठेंगे। ठीक है, कब से प्रभावी होगा, तो ये 6 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। और जो ये डेनियल कैटेज हैं, क्या हैं, डेनियल कैटेज, डेनियल कैटेज हैं, ये किसका स्थान लेंगे, तो ये गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे, गोपीनाथ का स्थान लेंगे, जो अभी अगस्त में क्या कर चुकी हैं, अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। इस्तीफा इन्होंने दे दिया था, तो इनका स्थान लेंगे कौन, डेनियल कैटेज लेंगे। ठीक है, तो आईएमएफ जिसकी स्थापना 1944 में हुई, सेकंड इनका मोस्ट पद किसको मिलने वाला है, तो डेनियल कैटेज को मिलने वाला है। आईएमएफ में एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स पाए जाते हैं, यानी इसकी बास्केट में कुछ ऐसी करेंसी को रखा गया है जिनके पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। तो ये कितने हैं, तो ये 5 मुद्राएं हैं। कौन सी है, 5 मुद्राएं इसमें डाली गई हैं। और 5 मुद्राएं कौन सी हैं, तो यूएस की डॉलर,
यूरोपियन यूनियन की यूरो, चीन की रेमिमी, या युआन, ये किसकी हुई? तो ये चीन की हुई, ये यूरोपियन यूनियन की हुई, और डॉलर यूएस का हुआ। और इसके बाद जापान का येन, ये येन किसका है? तो जापान का है। और फिर ब्रिटेन का, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड। तो ये 5 मुद्रा जो आईएमएफ के एसडीआर में शामिल की जाती हैं। चलिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को का चित्र लॉर्ड्स में लगाया गया? तो ये हमारे सचिन जी हैं, सचिन तेंदुलकर का चित्र अभी हाल ही में लगाया गया। हाल ही में जापान और भारत के तटरक्षक बलों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ किया है? तो भारत और जो हमारे तटरक्षक बल हैं उन्होंने जापान के, उन्होंने चेन्नई में इसका आयोजन किया है। हाल ही में किस देश के खुमेर रुजु स्थल को यूनेस्को की सुशासित सूची में डाला गया है? तो जो कंबोडिया है वहां के स्थलों को डाला गया है। हाल ही में गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको राजदूत नियुक्त किया गया है दक्षिण कोरिया का, साउथ कोरिया में इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। अब राजदूत होता क्या है? तो जैसे ये एक देश है और ये एक दूसरा देश है, तो इस देश का जो प्रतिनिधि, यानी अगर कोई देश इससे बात करनी होगी तो यहाँ पर एक अपना राजदूत नियुक्त कर देगा, जो क्या करेगा? यहाँ की सरकार से बातचीत करता रहेगा। अगर कोई भी मुद्दा होगा तो बातचीत करता रहेगा। ऐसे ही यहाँ का प्रतिनिधि कहाँ पर? इस देश में होगा, और जो यहाँ की सरकार से बातचीत करता रहेगा। यानी सरकार के बीच में आपको दिखता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और फटाफट साइन कर आते हैं, बोलते हैं कि इतने समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए, इतने समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए। क्या मोदी जी 1 घंटे में सारी बातें पढ़ कर साइन कर देंगे? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे जो काम करते हैं वो ये राजदूत करते हैं। और जब पूरी फाइल तैयार हो जाती है तो प्रतीकात्मक रूप से हमारे जो प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां पर हस्ताक्षर कर लेते हैं, यानी उनके दौरे से पहले ही पूरी फील्डिंग तैयार होती है। तो अभी कौन है? तो हमारे दक्षिण कोरिया के राजदूत बनाए गए हैं। इससे पहले हमने अभी क्या किया था? नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया के राजदूत को भी नियुक्त किया था, जो 2021 के बाद पहली बार किया गया। 2021 में कोविड-19 के दौरान यहाँ से हमने अपने राजदूत को बुला लिया था, लेकिन अब फिर से हमने वहां पर अपना राजदूत भेजा है। और वो कौन है? तो जो राजदूत है उनका नाम है अलियावेती लोंगो कुमार। अलियावेती लोंगो कुमार को हमने यहाँ पर नियुक्त किया है नॉर्थ कोरिया में। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने आपको इसका ऑप्शन बताया था कि नहीं? इसका ऑप्शन था प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक। क्या बनाए हैं? तो इसके थे प्रथम प्रबंधन उप निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए हाल ही में ये तो हो गया, ये हमारे लोग नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। हाल ही में किस प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली प्रोत्साहन योजना की गई? तो जो हमारे इलेक्ट्रिक ट्रक है, इलेक्ट्रिक ट्रक को बढ़ावा देने। हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व के अवसर पर 5 लाख से अधिक पौधे लगवाने की योजना शुरू की गई? तो हरेला जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, उत्तराखंड में, और हरेली छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हरेला उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्योहार है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस ऐतिहासिक किले को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो जो मराठा साम्राज्य का जिंजी किला है उसको शामिल किया गया। और वर्तमान में हमारी यूनेस्को में कितनी साइटें हो चुकी हैं? यूनेस्को विश्व विरासत में कितनी साइटें हो चुकी हैं और यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? आप दोनों बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, चलिए हाल ही में अर्शदीप सिंह ने 100वां विकेट किस टीम के खिलाफ लिया है? तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे सरदार जो बहुत हैं असरदार,
उन्होंने अभी T20 मैचों में 100 विकेट पूरे किए हैं और ये कारनामा उन्होंने ओमान के खिलाफ किया है। ऐसा करने वाले 100 विकेट T20 मैचों में लेने वाले पहले खिलाड़ी बने, लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। और इन्होंने ये कारनामा कितने मैचों में किया है? तो इन्होंने ये कारनामा 64 मैचों में किया है। ठीक है, तो 64 मैचों में 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्शदीप सिंह। इनसे पीछे कौन है? तो इनसे पीछे हमारे चहल साहब हैं, चहल। ठीक है, यजुवेंद्र चहल हैं जिनके 96 विकेट हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे हार्दिक पांड्या जी हैं, कुंफू पांड्या, जिनके 95 विकेट हैं। ठीक, तो भारत से पहले 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये हुए हमारे अर्शदीप सिंह। ये विश्व में चौथे नंबर पर, सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में चौथे नंबर पर। ठीक है, विश्व में इनका स्थान कौन सा है? तो विश्व में सबसे कम मैचों में 100 विकेट लेने वाले 100 विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी हैं, फोर्थ नंबर है। पहला नंबर किसका है? तो पहला नंबर अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं, उन्होंने 53 मैचों में ये विकेट लिए हैं और उनका नाम क्या है? राशिद खान। राशिद खान ने ये कारनामा 53 मैचों में किया था, जो अफगानिस्तान से है। कहाँ से है? अफगानिस्तान से है। तो भारतीय अभी चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो ये है हमारे अर्शदीप सिंह, असरदार खिलाड़ी। हाल ही में प्रसार भारती ने किस खेल को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। हाल ही में किस दो यूरोपीय देशों ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो इटली और नीदरलैंड, दो देश अभी इस बार कहां पर? तो ये भाग लेंगे वर्ल्ड कप में। हाल ही में वर्षा देशपांडे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला? तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये किया गया है। 7वां, हाल ही में मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला कौन सी उपाधि हासिल करने वाली शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो हाल ही में मरियम खिलाड़ी क्या बनी है? ये बनी है वुमेन फिडे मास्टर। कौन बनी है? तो वुमेन फिडे मास्टर बनी है। कहाँ की है? तो मरियम फातिमा ये मुजफ्फरपुर बिहार की है। मुजफ्फरपुर जो जिला है बिहार का, वहां से हैं। और ऐसा करने वाली एकलौती बिहार की खिलाड़ी हैं, बिहार की खिलाड़ी। ठीक है, किसमें किया है? तो इन्होंने किसमें? तो इनका खेल हुआ शतरंज में ऐसा किया है इन्होंने। ठीक है, चलिए इनका चेहरा भी देख लेते हैं। तो ये है हमारी मरियम फातिमा। अच्छा, मैंने सोचा कभी बुर्का उर्का पहन के आई हूँ, लेकिन ये तो नहीं, बुर्के में नहीं है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ के और भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है? तो अभी इन्होंने कौन सा किया है? अस्त्र मिसाइल का परीक्षण अभी इन्होंने किया था। हाल ही में भारत ने किस देश की फर्म मॉडर्न के साथ 5 वर्ष डीएपी, हमारे यहाँ अभी क्या खाद की बड़ी किल्लत आ रही थी, तो इसके लिए हमने सऊदी अरब के साथ ये समझौता किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ओस्ट्रो हिंद, AUSTROHIND, इसका हमने आयोजन अभी किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अक्टूबर 2025 में IRCTC के नए नियमों के अनुसार ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकट बुकिंग के पहले कितने मिनटों में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा? तो अभी जो हमारी IRCTC है, क्या है? IRCTC इन्होंने क्या किया है? नए नियम जारी किए हैं,
ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जब आप ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करेंगे तो क्या होगा, आपको ये नियम कब से, 1 अक्टूबर से ये नियम जारी रहेंगे। और जब आप ऑनलाइन मोबाइल से या लैपटॉप से आप जब किस पर, IRCTC की साइट पर जाकर टिकट बुक करेंगे, क्या करेंगे, टिकट बुक करेंगे, तो आपकी जो टिकट बुक विंडो ओपन होगी उसके 15 मिनट, कौन से, तो पहले 15 मिनट जो होंगे वो किसके लिए होंगे, वो उन लोगों के लिए होंगे जिन्होंने आधार पंजीकरण कराया है, आधार पंजीकरण इस साइट पर कराया है, यानी जिनकी पहचान है कि ये हमारे देश के नागरिक हैं, जिनका प्रूफ IRCTC के पास है, उसके पहले 15 मिनट वही टिकट बुक कर पाएंगे। तो इससे हो गया, पहले 15 मिनट में तो क्या सारी सीटें बुक ही हो ही जाती हैं, तो यानी अभी इसमें पहले 15 मिनट इनको दे दिए गए हैं जिनका पंजीकरण पहले हुआ है। ठीक है, तो ये अभी किया जाएगा, आधार से आपको अपना पंजीकरण करना होगा। अब मुख्य बदलाव होंगे क्या इसमें, तो इसमें मुख्य बदलाव 1 अक्टूबर से जारी होगा। इसमें बताया गया है कि PRS काउंटर बुकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पहले की तरह जारी रहेंगे। केवल आधार वेरीफाइड यूजर को आरक्षण खुलने के 15 मिनट तक टिकट बुक करने की अनुमति होगी। एजेंटों के लिए पहले 10 मिनट तक टिकट बुक करने पर रोक पहले की तरह बनी रहेगी, यानी एजेंट पहले 10 मिनट टिकट बुक नहीं कर सकते। ठीक है। रेल मंत्रालय ने इस निर्देश को लागू करने के लिए सभी 17 रेलवे जोन को आदेश जारी कर दिए हैं। यह बदलाव जरूरी क्यों था, तो रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कदम टिकटिंग सिस्टम को बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए उठाया गया है। इसमें इतने टिकट एजेंट गिरफ्तार किए हैं, तो लगभग 6000 अवैध टिकट एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। 12.2 करोड़ मूल्य के भविष्य में टिकट भी इनसे जब्त किए गए। तो ये सारी आप इसमें पढ़ सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं रही हैं और इन पर क्या क्या असर पड़ेगा, ये भी आप पढ़ लेंगे। हाल ही में ईगा स्वीटेक ने किस किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहली बार जीता है, तो विंबलडन जीता है, विंबलडन जीता है। और विंबलडन किस कोर्ट पर खेला जाता है, किस कोर्ट पर खेला जाता है आप मुझे बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है और क्ले कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है। ठीक है, 4 विंबलडन में से, 4 ग्रैंड स्लैम में से कौन कौन से यहाँ पर खेले जाते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम। हाल ही में वर्ष 2025 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो विंबलडन में हमारे जैनिक सिनर जी जीते, जैनिक सिनर जीते। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो हमारे अभिजीत सेठ हैं उनको नियुक्त किया गया है। चलिए, हाल ही में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया आधारिक नाम क्या रख दिया गया है। अभी क्या हुआ है, जो महाराष्ट्र का एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था अहमदनगर, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, तो इसका नाम बदल कर दिया गया है अहिल्यानगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अहिल्यानगर कर दिया गया है, किसके नाम पर, तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, अहिल्याबाई होलकर। ये क्या थी, तो ये मराठाओं में होलकर जो वंश था उसकी प्रसिद्ध रानी थी, कब से कब तक ही, तो 1725 से और 1795 तक इनका कार्यकाल रहा, और इनके नाम पर अभी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इस स्टेशन का नाम रख दिया गया है। तो ये अच्छा काम है, कर देना भी चाहिए, क्योंकि गुलामी की मानसिकता से हम बाहर आना चाहिए। तो ये स्टेशन ऐसे इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, अहिल्याबाई होलकर। तो पहले अहमदनगर था, अब अहिल्याबाई होलकर इसका नाम कर दिया गया है। चलिए, अब देखें एक बार बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र कैसा राज्य है, तो ये हमारा समुद्र से अपना बॉर्डर साझा करने वाला राज्य है, यानी तटीय राज्यों की सीमा में है। इसकी सीमा इधर गुजरात से, MP से, इधर छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर तेलंगाना से,
यहाँ पर कर्नाटक से और यहाँ पर किससे, गोवा से मिलती है। ठीक है, गोवा से इसकी सीमा मिलती है। तो सीमा कितने देशों राज्यों से साझा हो रही है? गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक। कितने हुए? 5 और एक गोवा, 6 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मुंबई है। मुंबई यहाँ की राजधानी है। ठीक है, यहाँ का हाई कोर्ट भी मुंबई है। बाकी यहाँ पर शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, और बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो चांदोली, संजय गांधी, ताड़ोबा, गंगामल और नवेगांव। नवेगांव यहाँ के ये क्या है? राष्ट्रीय पार्क है। और बात करें यहाँ पे नृत्यों की, तो कौन कौन से नृत्य यहाँ पर पाए जाते हैं? तो लावनी, तमाशा, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के नृत्य हैं। लावनी और तमाशा यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य हैं। इसके साथ कोली, लेजिम, लेजिम, कोली, लेजिम हुआ, कोली हुआ, और कोई एक दो नृत्य इनका होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। लेजिम, डिंडी, डिंडी। तो ये इनके महत्वपूर्ण नृत्य हुए। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट विजय ने अपना 15वां राइजिंग डे कब मनाया है? तो हमारे यहाँ पर जो कारगिल हुआ था ना, कारगिल, ठीक है, कारगिल कारगिल जो हमारा युद्ध हुआ था, ये किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान को, कारगिल में हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन विजय के दौरान, ऑपरेशन विजय द्वारा क्या हुआ था? धूल चटाई थी, धूल चटाई। अब क्या हुआ है? अब इस ऑपरेशन विजय के नाम पर हमने 2010 में एक प्रोजेक्ट चलाया। प्रोजेक्ट था ऑपरेशन विजय। क्या था? ऑपरेशन विजय। तो अब इसके द्वारा हम क्या करने वाले थे? तो BRO जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये करती है सड़क निर्माण। जो हमारी सीमा सड़क निर्माण संस्थान है, सड़क का निर्माण करती है। कहाँ पर? तो जो कारगिल के दुर्गम रास्ते हैं, दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या करती है? ये सड़क का निर्माण करती है। अब इसके इन्होंने क्या हुआ? 15वां क्या मनाया है? तो राइजिंग डे मनाया है। कहाँ पर? तो इसका होगा कारगिल में मनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सड़क निर्माण वाला BRO संगठन जो इसका निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ा। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर साझा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारी रीच भी बढ़ेगी। इतना तो काम आप मेरे लिए कर सकते हैं जब मैं इतना प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।